नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका चौथा पार्ट है। और आज इसमें हमने इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चन को ऐड किया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको मैंने ऐड किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट होगा, क्वेश्चन के अलावा जो आसपास की चीज़ें, वो सारी मैं डिस्कस करूँगा। तो हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है। एक बार कोशिश करिएगा मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद करने की, जिससे आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है और कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में लिखी गई थी और अर्थशास्त्र को मान्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेम का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो जिनका पूरा मतलब फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जेम का पूर्ण रूप क्या होगा। जनधन आधार मोबाइल, जनता आधार मोबाइल, जनधन एसोसिएट मोबाइल या फिर जनता आधार मशीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनधन आधार मोबाइल। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जनधन खाते को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़कर सरकारी सब्सिडी को बिना किसी दिक्कत के सीधा जो लाभार्थी है उसके खाते में नकदी के रूप में प्रदान करने वाली प्रणाली को जेम का रूप दिया गया है, जिसका पूर्ण फॉर्म क्या है, जनधन आधार मोबाइल। मतलब जनधन को और आधार को और मोबाइल को, उसके जो जनधन अकाउंट खुलवाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उससे लिंक करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनके ऑथर का नाम पूछा गया है। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे एम केन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जे एम केन्स। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी 1930। क्यों लिखी गई थी 1930 में वैश्विक मंदी का दौर था और इसीलिए उस पे इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इसी वजह से इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। हुआ क्या था कि 1930 में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तब इन्होंने ये अपनी पुस्तक लिखी थी और इन्हीं को ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। कंफ्यूज मत होना। और आपसे पूछ ले एडम आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसके जनक किसे कहा जाता है, तो उसका जनक कहा जाता है जे एम केन्स को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
पूंजीवादी, मिश्रित, चक्रीय या अविकसित। तो दोस्तों, भारत में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होती है। तो ये होती है पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ समायोजन होता है। जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था उसका समावेश होता है इसमें, ठीक है। इसके लिए इतना ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती है क्या कहलाती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक विकास की दर क्या थी। अब पंचवर्षीय योजनाओं से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था से पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐड कर सकूँ। तो पहले ही क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक विकास की दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6%। पहली पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास की दर थी वो 3.6% रही थी। अब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ी बहुत बातें पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई एग्जामों में मैंने क्वेश्चन देखा है कि पंचवर्षीय योजना बता देता है और पूछ लेता है कि किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था वो क्या था। तो वो था कृषि तथा सिंचाई के संसाधनों का विकास करना। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था और सिंचाई संसाधनों पर जोर दिया गया था। और इसका जो विकास दर थी वो कितनी रखी गई थी, उसका लक्ष्य कितना रखा गया था। तो वो रखा गया था 2.1%। और कितनी प्राप्त हुई, 3.6। मतलब काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6%, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है। और वो नीति आयोग का काम तो सिर्फ ये है कि आपके एग्जाम में आना क्वेश्चन बन के, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं रहा है। पहले योजना आयोग था तो हर 5 साल में के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता था, एक एरिया को टारगेट करता था और अपनी योजना बनाता था। लेकिन मोदी जी की कृपा हुई, योजना आयोग नीति आयोग में बदल दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 को। 1950 के साथ आप 15 मार्च भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कौन सी समिति की सिफारिश पर की थी ये थी केसी नियोगी समिति थी। उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और एक किस प्रकार की संस्था है योजना आयोग, एक गैर संवैधानिक है। मतलब इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक आयोग है, ठीक है। आपको सबको पता है योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के अगर आपसे पूछे कि अंतिम अध्यक्ष कौन थे तो वो थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसने किया था। एम.एन. रॉय, जयनारायण जयप्रकाश नारायण, मन्ना नारायण और एम.के. विश्वेश्वरैया।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। इसमें क्या था, इसके तहत कृषि एवं कृषि पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का विकास करना। तो उसी के तहत सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी जयप्रकाश नारायण ने, और उन्होंने कृषि पर जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग आधारित थे उन पर विशेष बल दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि योजना अवकाश के 3 वर्ष थे, 1960 से 1963, 1966 से 1969, 1968 से 71 और 70 से 73। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 तक। इनको योजना अवकाश के 3 वर्ष थे। और इनको बोला क्यों जाता है, इसका रीज़न समझिएगा। 1962 में भारत और चीन तथा 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी, जिसके कारण चौथी योजना के स्थान पर है एक एक वर्ष की 3 योजनाएं चलाई गई थी, और इन्हीं को योजना अवकाश कहा जाता है। तो 1966 से 1969 तक ये वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969। मैं जो भी क्वेश्चन के अलावा जो भी आसपास की चीज़ें होंगी जो ऑप्शन में महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे डिस्कस करूँगा। टाइम का बिल्कुल भी आप लोड मत लेना कि सर इतना टाइम ले रहे हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसमें टाइम लग जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे। पहली बात तो ये कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि चलो एक क्वेश्चन और आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो नीति आयोग है कौन से आयोग की जगह पर बनाया गया है, तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन थे। तो एक बार मेरे बताने से पहले आप कोशिश करिएगा खुद से आंसर लगाने की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के प्रथम CEO थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के जो CEO है वो कौन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष कौन सा है। जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना किस वर्ष को आधार मानकर की जाती है, ठीक है। पहले तो आधार वर्ष होता क्या है ये समझिएगा आप। आधार वर्ष का मतलब होता है कि उस वर्ष से होता है जिसकी कीमतों को आधार मानकर वर्तमान अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है, ठीक है। आधार वर्ष से मतलब है उस वर्ष से कि जिस वर्ष के कीमतों को आधार मानकर वर्तमान अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माफ करना, 2011-12। जो 2011-12 की कीमतें हैं उनको आधार मानकर वर्तमान अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है, ठीक है। जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, उसी दिन पहले आधार वर्ष क्या था, 2004-5 था, उसको बदलकर 2011-12 कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2011-12 के साल को आधार वर्ष मानकर आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में बैक्टीरियल रोग दिए गए हैं, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, इनमें से कौन सा समूह है जो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया, लेग्रोसी,
प्लंग, कुकर खांसी, निमोनिया, हैजा, हैंसन कुष्ठ रोग और टाइफाइड, टीबी, टेटेनस, ये सभी रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमाशय की अम्लता का उपचार के लिए क्या जो अम्ल प्रयुक्त होता है वो कौन सा है। अमाशय की अम्लता मतलब जो आपको खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी हो जाती है ना, उसके बारे में पूछा गया है कि उसका उपचार करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त में लाया जाता है। तो इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर सी। पेट की एसिडिटी दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपसे ये डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि एसिडिटी की उपचार के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज को घुमाया कि अमाशय की अम्लता का उपचार के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो अम्लता क्यों होती है? अमाशय में अम्लता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के द्वारा सही किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्त किसके कारण होती है। एफ्ला एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? जीवाणु के, ऑक्सीजन की कमी के, कवक के या फिर विषाणु के? तो दोस्तों ये होती है कवक के कारण। कवक के कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता हो जाती है। चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एस्परजिलस नामक के कवक के कारण कौन से कवक के कारण होती है? एप्सरजिलस। एप्सरजिलस नामक कवक होता है, उसके कारण एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य में ये विषाक्तता है ये हो जाती है। तो मोस्टली कहाँ पाया जाता है? मूंगफली, मक्का, ज्वार, गेहूँ, चावल आदि जब गीले हो जाते हैं और गीले होकर वो फफूंद सी नहीं लग जाती इनमें, तो उसमें एप्सरजिलस नामक कवक होता है। ठीक है, तो इसके इस प्रकार का भोजन आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विषाक्त हो जाता है और इसकी जटिलता से यकृत का कैंसर भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी व्यक्ति में दृष्टि वैषम्य किसके कारण होता है। दृष्टि वैषम्य किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नेत्र के गोलक होते हैं अब उनमें अत्यधिक तरल आ जाता है और उसके दबाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। दृष्टि वैषम्य रूप में अपवर्तन दोषपूर्ण होने के कारण प्रकाश की जो किरणें हैं वो रेटिना में एक बिंदु पर एकत्रित नहीं होती है, मतलब जो केंद्र होता है उस पर केंद्रित नहीं होती है और चारों तरफ फैल जाती है। इस रोग में नेत्र गोलकों में तरल का अत्यधिक दबाव हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण होता क्या है कि जो लेंस की उत्तलता है ना वो अनियमित हो जाती है तथा इसके वक्रों में परिवर्तन आ जाता है। तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? इसके उपचार के लिए ना रोगी को वक्र परिवर्तन को पूरक लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेत्र गोलकों में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। ठीक है, मैं आपको इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो शेयर करता हूँ, तब तक आप कोशिश करिएगा कि आप आंसर लगाने की। ठीक है, तो पूछा गया है प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो पहली बात तो समझिए इसकी सिल्वर नाइट्रेट होता क्या है। सिल्वर नाइट्रेट आपने देखा होगा कि जो आप वोट देने जाते हो तो आपकी उंगली पे जो एक निशान लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट से ही लगाया जाता है। इसको लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूनार कास्टिक। और इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है, और
अब पूछा गया है कि भूरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से की उपस्थिति में यह अपघटित हो जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उससे ये अपघटित हो जाता है, इसके कारण इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और जो चांदी का विद्युत लेपन किया जाता है उसमें किया जाता है। उंगली पर वोटर निशान बनाने के लिए इसको स्याही के रूप में प्रयोग लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूरी बोतलें प्रकाश के प्रभाव को अंदर आने से रोकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष को देखता है तब सूर्य की स्थिति उस व्यक्ति के संदर्भ में होगी। ठीक है, व्यक्ति के सामने, व्यक्ति के पीछे, व्यक्ति के दाएं, व्यक्ति के बाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की पीठ पीछे। ठीक है, सूर्य जैसे आप पूरब की तरफ इंद्रधनुष निकल रहा है, आप उसे देख रहे हो तो उस टाइम सूर्य की स्थिति पश्चिम में होगी। ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो आपकी पीठ के पीछे की साइड हुई ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि इंद्रधनुष बनता कैसे है और किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन व पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इसमें तीनों ही होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन व पूर्णांतरिक परावर्तन। वर्षा के बाद वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष लाल, नारंगी, पीले, हरे, आसमानी, नीले व बैंगनी रंगों का के वृत्ताकार वक्र होता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष को देखता है तो इसका मतलब यह है कि सूर्य उसके पीठ के पीछे की साइड में होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की पीठ के पीछे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाश पेंटिंग को प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय युक्ति को चुनोगे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। इसके लिए मैं उत्तल लेंस को चुनूंगा। उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाशिक पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत तार होते हैं ना, उनकी परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला सोल्डर है। कुल मिला के इसमें पूछा है कि जो सोल्डर होता है वो किसकी मिश्र धातु होता है। ठीक है, सोल्डर सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है। तो सीसा और टिन कौन से ऑप्शन में है, सीसा और टिन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सोल्डर के लिए शीशे तथा टिन की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक है ना वो निम्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 और 160। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो मानव शरीर में कैल्शियम का संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है।
ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? तो ये थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह में धसी हुई मटर के दाने के समान 4 छोटी एवं गोलाकार रचनाएं होती है और ये ग्रंथियां पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्थापन करती है। कौन सा? पैराथार्मोन नामक हार्मोन होता है, वो ये निकालती है। ठीक है जी। उसको किस नाम से जाना जाता है? कोलिप हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के आयनों की संख्या को नियंत्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीव ईंधन किस पादप के बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किस पादप के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेफ्रोटा, जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जेट्रोफा के बारे में बात कर लेते हैं। ये यूर्फोबिएसी यूर्फोबिएसी कुल का पादप है। कौन से कुल का पादप है जेट्रोफा? यूर्फोबिएसी कुल का पादप है। ठीक है। इनके बीजों में तेल की मात्रा लगभग 35 से 40% होती है और इनसे प्राप्त तेल का ज्वलन ताप होता है वो बहुत अधिक होता है। इसके कारण यह बहुत सुरक्षित होता है। 1.05 किलोग्राम माफ करना 1.05 किलोग्राम जेट्रोफा के तेल में 1 किलोग्राम जैव ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और कौन सा सांद्र विलयन रखा जाता है? जो अग्निशमन यंत्र की बोतल होती है उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और कौन सा सांद्र विलयन रखा जाता है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट सांद्र विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्र विलयन इस बोतल में रखा जाता है। ठीक है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसको और किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा और ब्रेड सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट को, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, मतलब ईंधन के रूप में किसे काम में लिया जाता है? तो आप सभी जानते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर 3। अब परमाणु भट्टी की बात चली है तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु भट्टी होती क्या है? परमाणु भट्टी से तात्पर्य है कि जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम 235 आदि की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। और परमाणु भट्टी में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए जो काम में लिया जाता है उन्हें मंदक कहा जाता है। तो मंदक के रूप में परमाणु भट्टी में किसे काम में लिया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल, इन दोनों का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अब बात करें नियंत्रक छड़ें, कई बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंदक और नियंत्रक छड़। ठीक है। और ईंधन, ये तीनों ही। तो मंदक के रूप में क्या काम में लिया जाता है? ग्रेफाइट तथा भारी जल। अब बात कर लें नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ों के रूप में बोरोन तथा कैडमियम की छड़ें काम में ली जाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसने टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी में है पित्तरस। ठीक है। पित्तरस, इसको सही कर लेना आप। ऑप्शन नंबर बी में है पित्तरस। पित्तरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन दोनों ही पित्त वर्णक है जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। जब हीमोग्लोबिन होता है उसका विघटन होता है तो ये दोनों बनते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ है और अपच भोजन के साथ साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है। पित्त हरे पीले रंग का क्षारीय तरल है जिसका pH वैल्यू 7.6 से 7.7 होता है।
जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। ठीक है, ये थी कुछ बातें इसके बारे में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितरस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एस्केरिएसिस जो रोग होता है उसका रोग वाहक क्या है। एस्केरिएसिस रोग होता है, उसका रोग वाहक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्केरिस लुम्बिकाइडिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक ताप सुघटक है, मतलब थर्मोप्लास्टिक है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन है मेलेनिन, बल्कनित रबर, बेकेलाइट या पीवीसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी। अब आपको बता दूं कि थर्मोप्लास्टिक होते क्या हैं। तो कुछ प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, मतलब उसे मनचाहे रूप में आप डाल सकते हो गर्म करके, और आराम से इधर उधर उनको मोड़ सकते हो। तो ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं उनको थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है, और पीवीसी इसी श्रेणी में आता है। पीवीसी होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो इसी का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवीसी। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं, बरसाती बनाने में, बैग बनाने में, विनाइल फर्श आदि, मतलब जिनको आराम से मोड़ा जा सके सुगम्य तरीके से, उनको बनाने के लिए पीवीसी का उपयोग किया जाता है, और इसे ही थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया हुआ है रबर, तो रबर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रबर होता क्या है कि ये एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, रबर के गुण जैसे प्रतिरोध, प्रत्यास्थता, इन सभी को सुधारने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। तो जब सल्फर के साथ इसको गर्म किया जाता है तो उसी उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बल्किनीकरण। रबड़ का बल्किनीकरण, उससे जो रबड़ प्राप्त होता है उससे बल्कनित रबड़ बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवीसी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोनार युक्त में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब सोनार के बारे में पूछा है तो सोनार की कुछ बातें कर लेते हैं कि सोनार होता क्या है। पहले तो ये बताइए सोनार की फुल फॉर्म होती क्या है। तो सोनार से मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। सोनार की फुल फॉर्म होती क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। ठीक है, अब ये कहाँ पे यूज लिया जाता है, तो सोनार युक्ति को पनडुब्बी में यूज लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जिससे जल में स्थित पिंडों की दूरी, शत्रुओं की पनडुब्बी, या जो जल के अंदर जीव होते हैं उनका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। और सोनार से पराश्रव तरंगें निकलती है। ठीक है, जो उस वस्तु से, मतलब जो देखना होता है, जैसे कि सामने पनडुब्बी है कितनी दूरी पर है, उसे देखना है तो सोनार से क्या निकलती है, पराश्रव तरंगें निकलती है। तो वो उससे टकराकर वापिस आ जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि वो कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, पराश्रव तरंगें होती है ना, यही यूज क्यों ली जाती है इसमें, तो इसका कारण है कि पराश्रव तरंगों की आवृत्ति अधिक और तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जहाज आदि के अंदर इसको उपयोग लिया जाता है, जिससे चट्टान, घाटियाँ, डूबे हुए जहाज आदि चीज़ों की जानकारी इससे प्राप्त की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि सोनार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें कौन सी प्रकाश की तरंगों का उपयोग किया जाता है, वो होती है पराश्रव तरंगे। यहाँ पर भी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर पराश्रव तरंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। इसको वुड स्प्रिट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लाया जाता है क्योंकि पारे में क्या होता है, क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा एक चमकदार द्रव है जो कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, ठीक है। और पारे का वाष्प दाब साधारणतः तापमानों पर उपेक्षणीय होता है। तो ये तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर या इन सभी पर। तो आपको बता दूं कि चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी करता है और ताप पर भी करता है। क्योंकि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई में ताप के तो अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब दाब का फर्क नहीं पड़ता, प्रतिरोध पर दाब का फर्क नहीं पड़ता, आप बढ़ाइए घटाइए उससे प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, नहीं बदलता, पहले घटता है बाद में बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है बाद में बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। अच्छा एक बात और कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है ना वो सर्वाधिक होता है। कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है बाद में बढ़ता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड को ही एलईडी बोला जाता है। और एलईडी में क्या होता है कि एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो डीडीटी रोगाणुनाशक है, गलत है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी टीएनटी कीटनाशक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आरडीएक्स एक विस्फोटक है, जी ये बिल्कुल सही है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। ये आरडीएक्स होता क्या है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, एक विस्फोटक है, ठीक है। इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है ना वो होता है साइक्लोट्राइएमिथाइलिन, साइक्लोट्राइएमिथाइलिन ट्राइनाइट्राइमिन, ठीक है। ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो जर्मन वैज्ञानिक थे हैनिंग, इन्होंने 1899 में इसकी खोज की थी। और इसे एक अन्य नाम से और जाना जाता है, वो है प्लास्टिक विस्फोटक। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पैराफीन होता है वो किसका उपोत्पाद है, मतलब कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो पैराफीन है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि में जो पेट्रोलियम परिशोधन होता है वहाँ से पैराफीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें जान लेते हैं इसके बारे में। पैराफीन या एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी रासायनिक जो सक्रियता होती है वो बहुत कम होती है, मतलब ये बहुत कम सक्रिय है, ठीक है। पैराफीन हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में अन्य खनिज तेलों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही, और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के परिशोधन में इसका उत्पाद होता है, मतलब जब पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है तब पैराफीन प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जठर रस में क्या क्या होते हैं। जो जठर रस निकलता है ना, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें होता है तो एक तो पेप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है और एक रेनिन होता है। पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, ये तीनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ठीक है। पेप्सिन क्या काम करता है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज एंजाइम का क्या काम होता है, वो वसा का पाचन करता है। अब बात करते हैं रेनिन एंजाइम की। तो ये बच्चों में बच्चों को दूध पिलाया जाता है तो दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नाम का प्रोटीन, उसके पाचन के लिए रेनिन होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। और पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन तीनों के आपने कार्य जान लिए हैं कि कौन किसको पचाता है। जो पेप्सिन होता है वो करता है प्रोटीन का पाचन, जो लाइपेज होता है वो करता है वसा का, और जो रेनिन होता है वो बच्चों में दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, उसका पाचन करता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या होगा यदि पाचन ग्रंथि को पैराइटल कोशिकाओं का स्त्रावण एक अवरोधक के कारण बंद हो जाए तो। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर ध्यान रखिएगा आप, तो इसका है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCl का स्त्रावण की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिन यूरिन सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में नहीं बदलता है। ठीक है। HCl का जब स्त्रावण रुक जाएगा, ठीक है, अवरोध के कारण वो रुक जाएगा, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो पेप्सिनोजन है ना, वो सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में नहीं बदल पाएगा। और पेप्सिन में नहीं बदलेगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 रोग का लक्षण है। ठीक है। कौन कौन से लक्षण है, श्वसन क्रिया में बाधा, स्वाद कलिकाएं निष्क्रिय हो जाती है जिससे आपको स्वाद नहीं आता, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और घ्राण पिंड निष्क्रिय। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही इसके लक्षण हैं। सांस लेने में भी दिक्कत होती है, स्वाद भी नहीं आता है, घ्राण पिंड भी निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है। ठीक है। पहले तो ये जान लेते हैं संक्रामक और असंक्रामक रोग होते क्या हैं। तो संक्रामक वो रोग होते हैं जो सजीव कारकों से फैलते हैं, जिनको फैलाने में सजीव कारकों का हाथ होता है। ठीक है। असंक्रामक रोग वो होते हैं जो निर्जीव कारकों के कारण फैलते हैं। और संक्रामक रोग कौन कौन से, टाइफाइड, एड्स, निमोनिया, मलेरिया, क्योंकि इनके रोग वाहक कुछ न कुछ सजीव जीव होते हैं, जैसे मलेरिया का है मच्छर, इसी तरीके से। और असंक्रामक रोग ये जैसे कैंसर, ये कैंसर असंक्रामक रोग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स और कैंसर, क्योंकि एड्स तो हो गया संक्रामक और कैंसर हो गया असंक्रामक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, ये बात बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं आसियान के बारे में कि आसियान में कितने सदस्य होते हैं। आसियान में अब 10 सदस्य, 10 देश इसके सदस्य हैं। बात करें आसियान की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। आसियान में 10 देश है, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है। आसियान एक 10 देशों का समूह है जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्यरत है, जो कि शांति, यही स्थिरता कायम रखने के लिए इस तरह के लिए कार्य करती है। ठीक है। इससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके कितने देश सदस्य हैं, वो है 10। इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है। और इसका
मुख्यालय कहाँ पर है, वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इतना ध्यान रखना आप तो। ठीक है, इसमें 10 देश कौन कौन से हैं एक बार वो हल्की नज़रों से आप देख लीजिएगा। वो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम और बर्मा। तो इनमें से कौन सा नहीं है, वेनेजुएला। वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये ओपेक है क्या। तो ओपेक जो पेट्रोल निर्यातक देश है उनका एक संगठन है, और इसकी, ठीक है, मतलब जो पेट्रोल बेचते हैं जो देश, उनका एक समूह है। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कहाँ पर, बगदाद में। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी बगदाद में। और इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है, वो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अब कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, वो है ईरान है, कुवैत है, इराक है, सऊदी अरब है तथा वेनेजुएला इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय। ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियना ऑस्ट्रिया। ओपेक में 14 देश हैं, 14 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओपेक में कितने देश शामिल है। 14 है। मुख्यालय पूछ ही लिया, वियना ऑस्ट्रिया। स्थापना वर्ष पूछ लेगा तो 1960 में हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक है, ब्रिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संघाई सहयोग संगठन इसका नहीं है। संघाई सहयोग संगठन इसका सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, ये इसमें 5 देश है। ठीक है, और इसका SCO बोला जाता है, इसको SCO भी बोला जाता है, संघाई सहयोग संगठन को। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो सीमावर्ती विवाद है उनको समाधान करना। तो वो तो चाइना तो कर नहीं रहा है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। और भारत बीजिंग को जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं, जो आज से स्टार्ट हो गए हैं, उनका विरोध कर रहा है, उसमें भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में एक संगठन दिया गया है और सामने स्थापना वर्ष दी गई है। तो पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। माफ करना, इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका स्थापना वर्ष 1972। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। ठीक है, अगला है विश्व व्यापार संगठन 1945। ये भी गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संगठन है WTO, जिसका मुख्यालय जनेवा में है, उसकी स्थापना हुई थी 1947 में, 1947 में हुई थी। अगला है ओपेक। ओपेक का इसमें पूछा गया कि ओपेक की 1962 में। ये भी गलत है। ठीक है, ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। और ऑप्शन नंबर 4 था आसियान। और इसमें लिखा नहीं है क्या, हाँ नहीं लिखा यार, साला ये टाइप राइटर भी। चलो, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, ये इसका चौथा आंसर था, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1945 में हुई थी, WTO की 1947 में हुई थी, ओपेक की 1960 में हुई थी, और आसियान की 1967 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है।
तो बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज की अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एमाइलेज की अधिकता के कारण चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं। चावल में स्टार्च भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इनके लंबे होने का कारण क्या है, वो है एमाइलेज की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई मशीन में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंगे। चुंबकीय तरंगे एमआरआई मशीन में प्रयोग की जाती है। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी तरंगे इसमें यूज ली जा रही है, वो है चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। और ये किस काम में आता है, तो स्टेथोस्कोप होता है वो हृदय की धड़कन की ध्वनि को नापने के काम आता है, ठीक है। हृदय की धड़कन को नापने के काम स्टेथोस्कोप का होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, ध्वनि का परावर्तन। इसमें पूछा गया है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। तारतम्य ध्वनि का मोटापन तथा पतलापन तारतम्य कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, उच्च तारतम्य और निम्न तारतम्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ये था आज का सेशन।